दो मुल्कों की दास्तान है, लेकिन ये दास्तान है बड़ी मुख्तलिफ। पाकिस्तान और इंडिया, दो अलग अलग कहानियाँ और इत्तफाक से दो वाक़यात पिछले हफ्ते में रूनुमा हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया में। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में इंटरनेट के साथ खिलवाड़ किया गया और राइटर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान को $300 मिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। ये राइटर्स की हेडलाइन थी पाकिस्तान के बारे में। सिर्फ इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस की वजह से, वो भी कहाँ से हुई थी वो हम सबको पता है। और दूसरी स्टोरी हम देख रहे हैं भारत की, जहां पर 300 मिलियन क्या $400 मिलियन पिछले 20 दिनों में नहीं, पिछले एक हफ्ते में 20 डील्स के जरिए इंडियन स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाई है। $395 मिलियन की एक हफ्ते में। वाह, क्या दास्तान है और क्या ही ये स्टोरी है। और अभी मैं आगे आपको डिफरेंस और बताऊंगा कि पाकिस्तानियों ने मैक्सिमम एक साल में कितनी फंडिंग सिक्योर की हुई है और वो किस तरह कंपीट करती है भारत के एक हफ्ते की फंडिंग से। तो ये एक दास्तान मैंने आपको सुनाई है। इतना स्टार्क डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया के टेक सेक्टर में। $395 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है इन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में 20 डील्स के ज़रिए भारतीय स्टार्टअप्स ने। और एक तरफ पाकिस्तान में क्या हुआ है, इंटरनेट बैन्स की वजह से जितना नुकसान हुआ है फ्रीलांसर्स को और टेक कम्युनिटी को, उसकी वजह से हम $300 मिलियन ज़ाया कर चुके हैं। मुबारक हो यार, ये तालियां बनती हैं पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए। और जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो किया, उन सब के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है ये कि देखो, इंडिया एक हफ्ते में इंडिया के स्टार्टअप्स $395 मिलियन सिक्योर कर रहे हैं और आप अपने पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसीज की वजह से 300 मिलियन लूज कर रहे हैं। खाली जून के महीने में भारतीय स्टार्टअप्स ने $1 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठाई है, सिर्फ एक जून के महीने में। और पूरे साल की अगर टेक इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो भारतीय स्टार्टअप्स ने एक साल में $10 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट्स उठाई हैं। $10 बिलियन से ज्यादा। अब आपको ज़रा कंपैरिजन बता दूं कि भारत ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब उठाई हुई है और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कब उठाई हुई है। दोनों ने 2021 वो पीक साल था जब पाकिस्तान और भारत के स्टार्टअप्स ने अपनी तौर पर सबसे ज़्यादा फंडिंग उठाई। भारत में वो फिगर्स थी $20 बिलियन और पाकिस्तान में थी $300 मिलियन से ज़ायद। और ये हमने रिपोर्ट किया था 3 साल पहले इन्हीं दिनों में, और हमने देखा था कि 600% का जंप लगा था। पहले तो हमारी 50 मिलियन 60 मिलियन डॉलर होती थी सालाना, तो हमने सालाना $300 मिलियन उठाई थी और वो हमारा रिकॉर्ड बना था। अब तो फिर वो ख़राब हो गया सारा पॉलिसीज़ की वजह से। वो $300 मिलियन जो हमने एक साल में उठाया था, भारतीय स्टार्टअप्स ने उससे ज़्यादा एक हफ्ते में उठा लिया है। इससे पता लगता है भारत की ज़बरदस्त पॉलिसीज़ टेक के हवाले से, उनके स्टार्टअप्स के हवाले से, कि कितने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स खड़े हो रहे हैं भारत में। यूनिकॉर्न्स उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़ायद पहुंच जाती है। और अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप कंट्रीज़ की जिन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें यूएस है सर फहरिस्त 653 यूनिकॉर्न्स के साथ, चाइना है 169 यूनिकॉर्न्स के साथ, और भारत तीसरे नंबर पे 70 यूनिकॉर्न्स के साथ। यानी उन स्टार्टअप्स जिनकी वर्थ $1 बिलियन से ज़ायद है, भारत में वो 70 से ज़ायद हो चुके हैं। बहुत अच्छी ये कारकर्दगी है। और आप देखें किस तरह एक हफ्ते में $400 मिलियन की फंडिंग उठाना, और वो भी 20 डील्स के ज़रिए, और ये जून के महीने में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाना। और पाकिस्तान का हाईएस्ट एक साल में कितना था, $300 मिलियन 2021 में। और वही जो स्टार्टअप्स जिन्होंने फंडिंग सिक्योर की थी, उनमें से बहुत से स्टार्टअप पाकिस्तान में ठप हो गए 2022 में, पेट्रोल के महंगा होने की वजह से, बिजली के महंगा होने की वजह से, और हमारी पूरे सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की तबाही की वजह से। तो भारत में जो स्टार्टअप्स इस वक्त फंडिंग उठा रहे हैं, उसमें हॉस्पिटैलिटी के स्टार्टअप्स हैं, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले, फिर ट्रैवल एंड टेक कंपनीज़ हैं। इसके अलावा ईवी, फिनटेक, वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं जो कि फंडिंग उठा रही हैं। यानी कि हर फील्ड में आप देखें काम हो रहा है भारत के अंदर, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी चल रही है और वहाँ की सरकार यूथ से दुश्मनी मोल नहीं लेती। यूथ को उन्होंने एक लेवल प्लेइंग एनवायरनमेंट देना शुरू कर दी है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था भारत में। और अब उनकी सरकार ने पिछले कोई 15 सालों से अपनी यूथ को सपोर्ट करना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में ज़्यादा परसेंटेज है यूथ की, फिर भी हम अपनी यूथ को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम उनके डंडे बरसाते हैं, उनको गायब कर देते हैं और उनके साथ पता नहीं क्या सलूक करते हैं। ये पाकिस्तान हम ये उनके साथ
साथ सलूक कर रहे हैं, उनके साथ जो इंटरनेट की एक वाहिद फैसिलिटी है वो छीन रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो उनके बिजनेसेस हैं उन पर कदगन लगा रहे हैं। हम ये अपनी यूथ के साथ कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम आईटी पार्क्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ अपनी प्रमोशंस के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो पाकिस्तान के जो बिजनेस काउंसिल है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, वो वार्न कर रही है कि बहुत से बिजनेसेस पाकिस्तान से अपना बिजनेस रिलोकेट करने का सोच रहे हैं और वो दुबई, लंदन, अबू धाबी वगैरह में अपने सारे जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही मखदूश हालात की वजह से। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है इस साल, यानी जनवरी से लेकर जून में सिर्फ 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनीज ने दुबई में रजिस्टर करवाया है। और इसमें पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं जो सबसे ज़्यादा अपना बिजनेस अपने मुल्क से रिलोकेट कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर, यानी अपने मुल्क में हालात साजगार नहीं मिल रहे इसलिए वो दुबई में जा रहे हैं। और 2023 की बात करें तो 8000 न्यू पाकिस्तानी बिजनेसेस रजिस्टर हुए थे दुबई के अंदर और इस साल 6 महीनों में 4000 हो चुके हैं, यानी कि वही स्पीड जारी है। आपको अंदाज़ा हो सकता है कि 2023 में भी जिस वजह से पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेट होकर दुबई की तरफ जा रहे थे उसी रेट से इस साल भी जा रहे हैं पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान को छोड़कर। जी हाँ, जो पैसा वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर वो बना सकते थे, वो दुबई में बना रहे हैं, वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई की इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है और ये हमारी सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा, मेरी समझ से बाहर है। अगर आप बाहर के इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तानी लोगों से क्या मसला है आपका? अगर आपने अरबियों को प्रोटोकॉल देना है, आपने गोरों को प्रोटोकॉल देना है, तो एक पाकिस्तानी जो मेहनत करना चाहता है, जो लोगों को तनख्वाह देना चाहता है, उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? उससे आप क्यों नहीं बना के रखते? आप अपनी आवाम से दुश्मनी करके कैसे वो कर सकते हो, एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे पैदा कर सकते हो? फिर कौन चाइनीज़ या कौन अरबी या कौन सा गोरा आएगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने जब यहाँ का ही बंदा बाहर जा रहा है? ये ज़रा सोचने वाली बात है। 24 करोड़ लोग आपने बिज़नेस एनवायरनमेंट लोगों के लिए बनाना है ना, चंद गवर्नमेंट अफसरान के लिए तो नहीं बनाना। वो तो बहुत थोड़े हैं असल में, तो मैसेज तो वो तो अवाम की तादाद है जो ज़्यादा है, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना है, अगर पाकिस्तान को बचाना है, तो आप उन लोगों को क्यों नहीं इक्वेशन में डाल रहे जो लोग हैं? और आपके जो लोग हैं मेहनती, वो आपके सारे अजाबों से बचने के लिए बाहर जा रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक वो क्या अजाब हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं। इसमें है जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि हर जगह पर टैक्सेस इतने ठोके हुए हैं और पाकिस्तान में जो एक बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और आपकी कमाई नहीं बढ़ रही, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, वो हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हर वक्त पॉलिटिकल मसले मसाइल चलते रहते हैं, वो हल नहीं होते, उसकी वजह से इकॉनमी का जनाजा निकलता है। सोअरिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स, महंगी बिजली, वो कोई भी बिजनेस यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में। और गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारे वो अजाब हैं जो पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी हुकूमत ने तोहफे दिए हुए हैं हमारी आवाम को, जिसकी वजह से वो तंग आकर अपने बिजनेसेस को शिफ्ट कर रहे हैं दुबई में। और दूसरी तरफ आप इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम देख लें, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो खाली स्टार्टअप इकोसिस्टम ही हफ्ते में $400 मिलियन सिक्योर कर रहा है। अभी उनकी दूसरे बिजनेसेस कितनी इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, अभी हम वो जिक्र नहीं कर रहे। इंडिया का खाली स्टार्टअप सिस्टम ही पाकिस्तान का ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं उनसे आगे है। और पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि मुल्क छोड़ रही हैं, जैसे मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियोस में बताया है, जिसमें टोटल, शेल, टेलीनॉर, फाइजर, सनोफी और उबर शामिल हैं। और इनमें से बहुत सी कंपनीज अभी भी पार्शली ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन बहुत सीओ ने 50% से ज़ायद अपने एसेट्स बेच दिए हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो होती थी, यहाँ पे ये यूनिलीवर वगैरह ये कहते होते थे पाकिस्तान में, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि इनके सीईओज़ कहते थे कि पाकिस्तान में मुश्किल हालात में भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन इस दफ़ा के जो हालात पैदा हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। और आप खुद देखें इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान में अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। अब पाकिस्तान में वो उन्होंने बेच दी अपने एसेट्स यहाँ की कंपनीज को, यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो अब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इनकी तरफ से, जो कि हर साल वो थोड़ी थोड़ी करते थे। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी हो, जैसे वो थोड़ी थोड़ी अपने
ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए और अपनी सप्लाई चेन को रेगुलेट करने के लिए करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इन कंपनीज़ की तरफ से अब वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर से भी किया और जो स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा बंद हुए थे उधर से भी गया। और इसके अलावा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की भी रेशो आप सबको पता है। तो ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आपको समझा रहा है कि अगर आपकी पॉलिसीज़ ऐसी रही, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ऐसी रही और अगर आपकी इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस रही तो कोई भी यहाँ पर अपना बिज़नेस कायम नहीं रख सकेगा। और तेज़ी से लोग दुबई जा रहे हैं और आप देखें यूएई में सेकंड नंबर पे पाकिस्तानीज़ हैं जो अपना बिज़नेस रीलोकेट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इस ब्रेन ड्रेन के बारे में हुकूमत क्यों नहीं सोचती। वैसे हुकूमत को बड़ी टेंशन है पाकिस्तान की इकॉनमी की और कहते हैं कि जी अच्छी खबरें दिखाओ। तो ये जब हालात होगी तो कैसे हम अच्छी खबरें दिखाएंगे, मेरा ये सवाल है। और ये रिपोर्ट बताती है कि ये इस तरह की जो माइग्रेशन है, इस लेवल की माइग्रेशन, ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करती है लोगों का और बिजनेसेस का। कि लोगों का और बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से शैटर हो चुका है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। और इस पर सोने पर सुहागा आपके इंटरनेट के साथ जो छेड़खानी की जाती है, इंटरनेट फायरवॉल लगाने की बातें होती हैं। खुद हुकूमत कहती है कि हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जब आपका बिज़नेस ऑलरेडी चलता हुआ, जो ऑलरेडी इतने मखदूश हालात में अपने आप को सस्टेनेबल रखे हुए है, जब वो भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मरता क्या ना करता, फिर क्या करेगा इंसान। फिर वो डेस्परेटली सोचेगा और वो मूव होने का सोचेगा यहाँ से और वो कहेगा कि भाई मैं अब इस सिस्टम में मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो बाहर जाएगा। मैं आपको बता दूं कितने ही पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बाहर जा चुके हैं और जो बाहर जाने का सोच रहे हैं और जो अपने जो सारे प्लान्स हैं उनको फाइनलाइज कर चुके हैं। पाकिस्तान में मोस्टली जो एक्टर्स जो आप ड्रामाज में देखते हैं उन्होंने बाहर की शहरियतें ले ली हुई हैं, वो यहाँ पे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स करने आते हैं। पाकिस्तान को इन सब ने एक अपना वो बना लिया है कि जी हम आएंगे, स्टॉप ओवर, काम करेंगे, चले जाएंगे, पैसे कमाएंगे क्योंकि ऑडियंस यहाँ पर है। और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वो बाहर जाते हैं। पहले हम सारे उनको बुरा भला कहते थे कि जी कमाते तुम इधर से हो, रहते वहाँ पर हो। अब ये समझ आती है कि उनकी मजबूरी है, स्पेशली अगर आप कराची जैसे हब में रहते हैं, वहाँ पे तो जान की भी कोई परवाह नहीं है, जानो माल की। कोई भी आपसे कोई चीज़ छीन सकता है, आपको कोई भी गोली मार सकता है। तो कराची जैसे मुल्क में जहाँ पर आपका सारा काम है, सारी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, जहाँ पे सारा आर्ट का काम होता है, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो क्यों उधर रहना पसंद करेंगे? वो कहीं बाहर नहीं जाके रहना प्रेफर करेंगे और जब उन्हें प्रोजेक्ट आएगा वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, वो प्रोजेक्ट करके फिर बाहर चले जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन आपने अपने मुल्क में बना दी हुई है कि कोई यहाँ पर अब रहना पसंद नहीं करेगा। उन हालात में आप इंटरनेट को स्लो डाउन कर रहे हैं, आप पता नहीं कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं। आप जो बेचारे यहाँ लोग बचे खुचे हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस है, जो थोड़े बहुत $50-100 बना लेते हैं फ्रीलांसिंग से, आप उनसे भी उनका हक छीन लेते हैं इंटरनेट के साथ ये छेड़खानी करके। और आपने देखा है पिछले दिनों फाइवर ने किस तरह पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के हवाले से एक वार्निंग पोस्ट जारी कर दी थी कि वहाँ पर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ की वजह से आप पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स से फ़िलहाल रब्ता मत कीजिए। फिर हुकूमत जो कहती है कि हमने आईटी इंडस्ट्री को $10 बिलियन पे लेके जाना है या अपनी एक्सपोर्ट्स को $40 बिलियन तक लेके जाना है, ये ऑलरेडी इतने ख़राब नंबर हैं, तो आपकी इन हरकतों की वजह से कैसे होंगे ये पूरे? आप पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हैं? मेरा ये सवाल है आपसे, आपको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है? आप लोगों के तो होंगे वहाँ पर कोई फ्लैट फ्रूट बाहर होंगे लंदन में या दुबई में, यार हमारे तो नहीं है ना। हमारा मतलब अगर आप हुकूमत कर रहे हो तो थोड़ी सी शर्म तो कर लो कि यहाँ पे भी लोगों के एक मतलब आप नहीं दे सकते कोई प्लेटफॉर्म कमाने के लिए, मतलब लेकिन मिडल मैन तो बन जाओ यार, उसको भी तुम लोग ख़राब करते हो, शर्म नहीं आती यार। पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है पाशा, पाकिस्तान की बिजनेस काउंसिल, इसके अलावा विस्पैप जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की एक एसोसिएशन है, ये सब रो रहे हैं कि भाई कुछ करो, आपकी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री और बिजनेस जो पूरा एनवायरनमेंट है तबाह हो रहा है। इसके अलावा ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने भी वार्न किया है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन जो पाशा है, उन्होंने कहा है कि ये जो डिसरप्शंस हैं ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है या खाली डिसरप्शंस नहीं है, but a direct, tangible and aggressive assault on the industry's viability, inflicting devastating financial losses estimated to reach $300 million, which can increase exponentially. तो ये हाल होता है जब मुल्क की भाग दौड़
नॉन सीरियस लोगों के पास हो, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि आम बंदा किस तरह कोई चीज़ डेवलप करता है, उसकी कोई प्रेजेंस होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फाइवर पर उसकी कोई प्रेजेंस होगी, कोई फेसबुक पर उसकी मार्केट प्लेस होगी, लेकिन नहीं, धज्जियाँ उड़ाकर रख दी हैं। इन्होंने कभी एक दिन की मेहनत की हो तो इनको पता होना, ये तो किसी के भतीजे हैं, किसी की भांजियाँ हैं, ये सारे अपनी पोस्टें एंजॉय कर रहे हैं और ये हमें बैठे दर्शन दे रहे होते हैं कि जी हमने कोई बंद नहीं किया इंटरनेट। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये आवाम के साथ फिर सच भी नहीं बोलते, पूरा इकोसिस्टम तबाह बर्बाद करके फिर ये टीवी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जिसे कहते हैं ना, वो ट्रोलिंग करते हैं आपकी, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके साथ बुरा सलूक करके कहते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं वो बच्चों की तरह कि हमने तो नहीं तुम्हें चपेट मारी। इन्होंने पूरा आपका जो फाइबर का इकोसिस्टम है पाकिस्तानियों का, उसको तबाह बर्बाद करके और अब आ गए हैं कि जी हमने तो इंटरनेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जब सारी एसोसिएशंस, सारे बिजनेसेस आ पड़े, सब चीख उठे, पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चीख उठी, बड़े बड़े लोग बोल उठे, तब इनको शर्म आई। इन्होंने थोड़ी बहुत इंटरनेट सर्विसेज बहाल की और टीवी पे आके कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यही हमारे हुक्मरान हैं और यही मुल्क है जिसमें हमने रहना है। हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अल्लाह मियाँ से दुआ मांग सकते हैं और अपनी एफ़र्ट उसको पहले से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने $300 मिलियन का जो नुकसान बर्दाश्त किया है पिछले दिनों इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस की वजह से, फाइबर के पाकिस्तान के हवाले से इक़दामात की वजह से, क्या पाकिस्तान इस नुकसान को पूरा कर सकता है या डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन आपके हिसाब से? क्या हुकूमत IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए सीरियस नज़र आती है या ये सिर्फ मस्तियाँ कर रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।